हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्री निधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 में फिजिक्स के चौथे पार्ट विद्युत धारा का चुंबक के प्रभाव के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए समझते हैं और देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है और कैसे काम करता है। जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है उससे प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न की जाती है या बनाई जाती है। होता क्या है, इसमें शक्तिशाली चुंबक होता है, उसके बीच में जब कुंडली एबीसीडी घुमाई जाती है तो विद्युत धारा प्रेरित होती है। ठीक है, और सबसे पहले हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के भागों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके सिद्धांत के बारे में हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। ठीक है, तो आज इसके जो मुख्य भाग हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला भाग जो होता है वो क्षेत्र चुंबक है और क्षेत्र चुंबक NS होता है और इसकी जो दिशा होती है N से S की तरफ, जो कि चित्र में तीरों के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, ये जो NS है इसके बीच में कुंडली रखी जाती है और जब ये घूमती है तभी धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। यह एक घोड़े की नाल की आकृति की शक्तिशाली चुंबक NS होती है। ठीक है, जो कि बता चुके हैं NS शक्तिशाली चुंबक होती है और इसका कार्य शक्तिशाली चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करना है जिसमें कुंडली घूमती है। ठीक है, ये जो चुंबक है शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करती है और इसके बीच में कुंडली घूमती है। चुंबक के क्षेत्र की दिशा N से S की ओर होती है। ठीक है, ये पहला भाग हो गया। अब बात करते हैं दूसरे भाग के बारे में। हमारा दूसरा भाग आर्मेचर है। चित्र में देखेंगे जो ABCD कुंडली है इसी को आर्मेचर कहते हैं। ये एक आयताकार होता है, आयताकार कुंडली होती है और ये नर्म लोहे की किरोड़ होती है और उस पर तांबे के तार लपेटे जाते हैं, तो इसका निर्माण होता है। ठीक है, और जब हमको विद्युत उत्पन्न करनी होती है तो इसको घुमाया जाता है। ठीक है, किसी बाह्य शक्ति से, किसी बाहरी शक्ति से। बाहरी शक्ति तो हम यूज कर सकते हैं वाटर टरबाइन, स्टीम टरबाइन या पेट्रोल इंजन का यूज कर सकते हैं। और जब यह कुंडली इन NS शक्तिशाली चुंबकों के बीच में घूमती है तो धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो नर्म लोहे की किरोड़ पर तांबे के तार के बहुत से फेरे लपेटकर बनाई जाती है। ठीक है, तांबे के बहुत सारे फेरे लपेट कर जब बनाई जाती है और इसे आर्मेचर कुंडली कहते हैं। ठीक है, और इस कुंडली को चुंबक NS के बीच स्टीम टरबाइन, वाटर टरबाइन या पेट्रोल इंजन द्वारा इसके अक्ष के परितः तेजी से घुमाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पर। हमारा तीसरा भाग है सर्पी वलय। चित्र में देखेंगे C1 और C2 दो सर्पी वलय हैं। अब इनका यूज कैसे होता है? जो हमारी कुंडली ABCD है इसके ऊपर तांबे का तार लिपटा होता है। ठीक है, जो हम तार लपेटते हैं उसका एक सिरा C1 के साथ जोड़ते हैं और जो दूसरा सिरा है वो C2 के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, जो तार होता है उसके दो सिरे होते हैं। पहला सिरा तो हम C1 के साथ जोड़ते हैं और जो दूसरा सिरा है लास्ट वाला उसको C2 के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, जब कुंडली घूमती है तो C1 C2 जो सर्पी वलय हैं ये भी घूमते हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा भाग है। पढ़ते हैं इनके बारे में। कुंडली पर लिपटे तार के दोनों सिरे क्रमशः कॉपर धातु के दो छल्लों
C1 व C2 से जुड़े रहते हैं, ठीक है, तथा आर्मेचर के साथ घूमते हैं। इनको सर्पी वलय कहते हैं और ये छल्ले एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, कि दोनों क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने चौथे भाग पर, ठीक है, जो हमारा चौथा भाग है देखेंगे। हमारा जो चौथा भाग है वो बुरुश है, और चित्र में देखेंगे X और Y, ठीक है, जो काले रंग के दिखाई दे रहे हैं ये हमारे बुरुश हैं XY, और ये दोनों जो सर्पी वलय हैं इनसे जुड़े होते हैं, ठीक है। जो C1 है उससे X बुरुश जुड़ा हुआ होता है, और जो C2 सर्पी वलय है उससे बुरुश Y जुड़ा होता है, ठीक है। अब ये जो दोनों बुरुश हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों सर्पी वलय से टच तो रहते हैं लेकिन इनके साथ घूमते नहीं हैं, ठीक है। इनका संबंध जो होता है दोनों का गैल्वेनोमीटर से होता है, ठीक है, और जिसमें जो गैल्वेनोमीटर है यही धारा जाती है, ठीक, पढ़ते हैं। सर्पी वलय C1 व C2 सदैव ग्रेफाइट कार्बन, ठीक है, जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का एक अपर रूप है। कार्बन की बनी दो बुरुशों X व Y से स्पर्श रहते हैं, ठीक है। ये स्थिर रहते हैं, दोनों स्थिर रहते हैं, जैसे कि सर्पी वलय कुंडली के साथ घूमते हैं, ये घूमते नहीं हैं, ये स्थिर रहते हैं। और इनका संबंध उस बाह्य परिपथ गैल्वेनोमीटर से कर देते हैं जिसमें धारा भेजनी होती है, ठीक है। तो हमारे 4 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसकी कार्यविधि के बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की कार्यविधि के बारे में बात करते हैं। कार्यविधि में स्टार्टिंग में यह होता है कि दोनों चुंबकों के बीच में जो कुंडली रखी है उसको जब हम यांत्रिक शक्ति के द्वारा, यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा घुमाते हैं तो N से S की तरफ जो चुंबक क्षेत्र जा रहा है, चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसमें परिवर्तन होता है, और जैसे परिवर्तन होता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। इस टोटल कार्यविधि को हम 4 बिंदुओं में बताएंगे, ठीक है, ताकि हम डिटेल से बता सकें और आप सही से समझ सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्यविधि के स्टार्टिंग को पढ़ते हैं। जब कुंडली ABCD को यांत्रिक रूप से घुमाया जाता है तो कुंडली से होकर जाने वाली चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है, ठीक है। जो प्रत्यावर्ती धारा है वो इस प्रकार चलती है, इस प्रकार, ठीक है। स्टार्टिंग में 0 होती है क्योंकि ये जो दिशा है आपकी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है। तो सबसे पहले धारा बढ़ती है, फिर अधिकतम हो जाती है, उसके बाद घटकर 0 हो जाती है, ठीक है, आधे चक्कर के बाद, ठीक। अगले आधे चक्कर के बाद इसकी दिशा बदल जाती है, ठीक है, और दिशा बदलने पर पहले की तरह ये उच्चतम हो जाती है, अधिकतम हो जाती है धारा, उसके बाद फिर शून्य हो जाती है। कहने का मतलब है कि एक चक्कर में धारा 2 बार अधिकतम होती है और 2 बार शून्य हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार समय के साथ इसका परिमाण बदलता रहता है, ठीक है, इसलिए ये प्रत्यावर्ती धारा है। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा में हमने बताया था, जो धारा जिसका परिमाण और दिशा, जिस धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ बदलती हैं उसे ही प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब इसको हम टोटल डिटेल में 4 बिंदुओं में समझेंगे। तो सबसे पहला बिंदु हम देखेंगे, पहले पॉइंट को देखेंगे। ये चित्र जो है ये प्रत्यावर्ती धारा का है।
कि स्टार्टिंग में धारा का मान शून्य होता है, क्योंकि उस समय जो कुंडली चलती है, गति करती है, चुंबक क्षेत्र की दिशा में गति करती है उस समय, ठीक है। और ये जो गति होती है क्षण मात्र के लिए होती है, ठीक है, बहुत कम समय के लिए। मैं 1 सेकेंड के लिए कहूं तो उससे भी कम समय के लिए होती है, ठीक है। और उसके बाद धारा का मान बढ़ता है आधे चक्कर के लिए, आधे चक्कर के बाद फिर शून्य हो जाता है, क्योंकि उस कंडीशन में जो कुंडली की गति है दोबारा चुंबक क्षेत्र की दिशा में आ जाती है, ठीक है, बहुत कम समय के लिए। उसकी जो वैल्यू है, धारा की वैल्यू फिर शून्य हो जाती है। उसके बाद फिर धारा का मान बढ़ता है, अधिकतम होकर फिर कम होने लगता है, फिर शून्य हो जाता है। क्योंकि जब शून्य होता है तो उस समय समझ लेना कि जो कुंडली है वो धारा की दिशा में है, ठीक है। तो इस प्रकार हर आधे चक्कर में कुंडली का मान अधिकतम भी होता है और शून्य भी हो जाता है। इसका मतलब है कि एक पूरे चक्कर में धारा 2 बार अधिकतम होती है और 2 बार शून्य हो जाती है, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दूसरे पॉइंट को हम 3 बातों में समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच में कुंडली घूमती है और वो भी क्लॉकवाइज घूमती है। मोटर में एंटी क्लॉक घूमती थी, लेकिन यहां क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है। इस प्रकार घूमती है घड़ी की दिशा में और धारा उत्पन्न होती है। और जो धारा की दिशा होती है उसको ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं, सीधे हाथ के नियम का। ये सीधा हाथ है, ठीक है। यहां देखेंगे कि अगर बल ऊपर की तरफ लगेगा तो धारा नीचे की तरफ बहेगी, ठीक है। तो धारा बहती है वो इस प्रकार बहती है, ठीक है, इस प्रकार बहती है, इस प्रकार होते हुए, मतलब धारा एक्स से एंट्री करती है, ठीक है, और वाई का निकलती है। एक्स और वाई क्या है, हमारे ब्रुश हैं। एक्स से तो एंट्री करेगी और वाई से निकलेगी। और आधे चक्कर में होता क्या है, पहले आधे चक्कर में, ठीक है, क्योंकि हमने बताया है कि एक चक्कर में धारा का मान 2 बार अधिकतम होता है और 2 बार शून्य हो जाता है। तो सबसे पहले हम पहले आधे चक्कर के बारे में बात करते हैं। पहले आधे चक्कर में होता यह है कि ए बी ऊपर की तरफ जाती है और सी डी नीचे की तरफ आती है, तो उस कंडीशन में धारा का मान अधिकतम होता है। तो उस समय जो हमारी धारा की बहने की दिशा है B2 से B1 की तरफ, धारा जो है B2 से इस प्रकार यहां से निकलेगी ब्रुश वाई से और B2 से B1 की तरफ जाएगी, ठीक है। और अगले आधे चक्कर में X से एंट्री करेगी और घूमती हुई Y कर निकल जाएगी। हमारा आधा चक्कर पूरा हो जाएगा और जो हमारी धारा है उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसमें केवल हम आधे चक्कर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पढ़ते हैं, देखेंगे, जब कुंडली दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज घूमती है तो उसमें होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का मान बढ़ जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है और जिससे प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से जानी जाती है। उसके बाद बाह्य परिपथ B1 B2, जो बाह्य परिपथ है हमारा वो B1 B2 है, ठीक है, क्योंकि B1 और B2 के बीच में जुड़ा हुआ है। बाह्य परिपथ मतलब जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। बाह्य परिपथ B1 B2 में धारा ब्रुश X से प्रवेश करती है, X से तो प्रवेश करेगी और Y से निकलेगी, प्रवेश करती है और Y से निकलती है जब कुंडली उसी दिशा में ऊर्ध्वाधर मैंने बताया अभी, AB ऊपर की तरफ जाएगा और CD नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। AB ऊपर की ओर और CD नीचे की ओर जाती है, तो ऊर्ध्वाधर घूमती है तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है, जिससे प्रेरित जो धारा है वो अधिकतम होती है। और कुंडली के पहले अर्ध घूर्णन में मतलब आधे चक्कर में धारा B2 से B1 की दिशा में बहती है। B2 से इस प्रकार B2 से जाएगी और B1 की दिशा में जाएगी, मतलब ये हमारा आधा चक्कर है, यहां से लेकर ये पहला आधा चक्कर है। अगले आधे चक्कर में B1 से होती हुई जाएगी और B2 से निकल जाएगी और हमारे यूज हो जाएगी,
ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है। अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो अगले आधे चक्कर का है। ठीक है, पहले चक्कर में बताया था हमने कि ए बी ऊपर की तरफ जाती है और सी डी नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, और कुंडली की दिशा बदल जाती है। ठीक है, अब ये दिशा बदल जाती है। दिशा बदलने के बाद अब ये भाग इधर आ जाता है और ये भाग इधर आ जाता है, तो उसमें सी डी ऊपर की तरफ जाती है और ए बी नीचे की तरफ जाती है। तो कुंडली की दिशा बदलते ही धारा की दिशा बदल जाती है। ठीक है, पिछले चक्कर में हमने बताया था कि B2 जो है, जो धारा है, यहां B2 से होती हुई B1 में एंट्री करती है। अब अगले चक्कर में जो धारा है वो B1 से एंट्री करेगी और होती हुई B2 से बाहर निकल जाएगी और उसको हम यूज कर सकते हैं और हमारा पहला चक्कर पूरा हो जाता है। एक चक्कर पूरा हो जाता है। ठीक है, पढ़ेंगे अर्ध घूर्णन के बाद सीडी ऊपर की ओर, सीडी जो है, ठीक है, जो सीडी नीचे की तरफ जा रही थी वो इधर आके सीडी ऊपर की तरफ जाएगी और जो ए बी इधर आके ए बी नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, ए बी नीचे की ओर जाने लगती है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है और अब धारा B1 से B2 की ओर बहती है। ठीक है, मतलब पहले आधे चक्कर में B2 से B1 की तरफ जाती है और अगले चक्कर में आपकी B1 से एंट्री करके B2 से बाहर निकल जाती है। ठीक है, इस तरह एक चक्कर हमारा पूरा हो जाता है और इस प्रकार चक्कर इसी प्रकार चलते हैं और धारा का जो मान है वो समय के साथ बदलता रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। अब चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलिए अब चौथे पॉइंट को समझते हैं। हमने दूसरे और तीसरे पॉइंट में आधे आधे चक्कर मतलब पूरे चक्कर को समझ लिया है। ठीक है, अब दोनों चक्कर को एक साथ बताते हैं। पहले आधे चक्कर में क्या होता है कि धारा जो है B2 से B1 की ओर बहती है और एक बात समझने की है यहां पर कि हमारा सेल होता है। ठीक है, और जिधर से धारा जाती है परिपथ में वो प्लस कहलाता है। ठीक है, और जहां उल्टा परिपथ में आकर आती है उसे माइनस कहते हैं। मतलब जहां जाके रुक जाती है उसे क्या कहेंगे, हम माइनस कहते हैं। जहां से चलना स्टार्ट करती है वह उसको प्लस कहते हैं और जहां जाकर रुक जाती है उसको माइनस कहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे B1 से स्टार्ट होती है। अब धारा B1 से स्टार्ट हो रही है तो ये प्लस माना जाएगा। ठीक है, और ये आती है इस प्रकार और B1 पर रुक जाती है आधे आधे चक्कर पर। जो आधा चक्कर होता है पहला, उस पे B1 पे आके रुक जाती है। तो पहले आधे चक्कर में जो B2 है वो प्लस होता है। पहले आधे चक्कर में जो B2 है वो प्लस होता है। पहला जो अर्ध घूर्णन है, पहला जो अर्ध घूर्णन है उसमें B2 प्लस होता है और धारा B1 पे आके रुक जाती है, तो जो B1 है वो माइनस होता है। B1 क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब अगले आधे चक्कर में जो धारा है वो B1 से एंट्री कर रही है। अब B1 से एंट्री कर रही है तो मैंने क्या बताया कि धारा जहां से इस चलना स्टार्ट करती है वो प्लस माना जाएगा। तो दूसरे चक्कर में अगले आधे घूर्णन में क्या होता है कि जो B1 है वो प्लस बन जाता है क्योंकि धारा वहां से चलना स्टार्ट हो रही है और इस प्रकार घूम के B2 से निकल जाती है, मतलब B2 पे जाके रुक जाती है। ठीक है, यहां से इसको बाहर निकालना है तो यहां रुक जाती है तो ये माइनस होता है। मतलब आधे चक्कर में जो चीज प्लस फिर माइनस थी, अगले आधे चक्कर में जो उनके ध्रुव हैं वो बदल जाते हैं। जो प्लस था वो माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, पहले आधे चक्कर में ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। अगले आधे चक्कर में ये प्लस हो जाता है और ये माइनस हो जाता है। ठीक है, समझ गए थे। स्टार्टिंग में बताया था कि धारा जहां से चलना स्टार्ट होती है वो प्लस होता है और जहां जाके रुकती है वो माइनस होता है।
तो धारा जो है यहां से स्टार्ट होती है चलना पहले आधे चक्कर में, ठीक है, जो हमने सेकंड पॉइंट में बताया था। तो धारा B2 से स्टार्ट होगी तो B2 प्लस होगा और B1 पे जाके रुकती है पहला आधा चक्कर, पहला अर्ध घूर्णन, ठीक है, तो ये माइनस हो जाता है। अब अगले अर्ध घूर्णन में उसके बाद यहां से चलना स्टार्ट करती है तो ये क्या माना जाएगा, ये प्लस माना जाएगा, और यहां के रुकती है तो ये माइनस माना जाएगा, ठीक है। तो ध्रुवता एक चक्कर में दोनों जो हमारे बुरुश हैं उनकी 2 बार बदलती है। तो पढ़ते हैं, प्रत्येक अर्ध घूर्णन के बाद कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा बदलती है, ठीक है, एक तरफ ऐसे चलती है दूसरी तरफ इस प्रकार चलती है, ठीक है, बदलती है, इसलिए कुंडली के दोनों सिरों की ध्रुवता प्लस व माइनस परिवर्तित होती रहती है, बार बार बदलती रहती है, ठीक है। इसलिए कुंडली के एक घूर्णन में धारा की दिशा 2 बार बदलती है, दिशा 2 बार बदलती है तथा धारा का मान भी समय के साथ बदलता है, ठीक है। यहां से स्टार्ट जब होती है तो शून्य होता है और जब यहां पे रुकती है तो भी शून्य होता है, ठीक है। उसके बाद अधिकतम होकर यहां फिर रुकती है तो फिर शून्य हो जाता है, समय के साथ बदलता है, इसलिए इस प्रकार की धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है और यह जनित्र प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाता है, ठीक है। आपका जो प्रश्न था प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का जो भाग थे और कार्यविधि थे ये पूर्ण हो चुके हैं, ठीक है। आपने वीडियो को पूरा देखा है, आपने भी बहुत मेहनत की है, ठीक है, और मुझ पे जैसी हो रही है वो मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसलिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।